हाँ जी दोस्तों, अब इलस्ट्रेशन नंबर 11 देख लेते हैं। आइए, इलस्ट्रेशन नंबर 11 क्या कहता है। इलस्ट्रेशन नंबर 11 में कहा है कि सपोज करिए कि कोई एक फर्म है और जिनके पास ऑल इक्विटी कैपिटल स्ट्रक्चर है, और इक्विटी कैपिटल स्ट्रक्चर में कहते हैं कि 1 लाख इक्विटी शेयर है 10 रुपये वाले। ठीक है, तो इनके पास इक्विटी शेयर है 1 लाख रुपये, मतलब कि 1 लाख शेयर है 10 रुपये वाले, मतलब कि 10 लाख रुपये हो जाते हैं टोटल कैपिटल। ठीक है, 10 रुपीज़ ईच के हिसाब से आपको यहाँ पे गिवन है। ठीक है, इसके बाद कहता है कि फर्म वांट टू राइज 2,50,000 टू फाइनेंस इट्स इन्वेस्टमेंट एंड इज कंसिडरिंग 3 अल्टरनेटिव मेथड ऑफ द फाइनेंसिंग। कहते हैं कि फर्म को और पैसों की ज़रूरत है। कितने पैसों की ज़रूरत है? कहता है 2,50,000 की ज़रूरत आन पड़ी है फर्म को। ठीक है, और ये 2,50,000 इकट्ठा करने के लिए फर्म को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। तो कहते हैं इसके लिए फर्म ने 3 अल्टरनेटिव सोच रखे हैं। तीनों में से किसी एक मेथड से वो क्या करेंगे, ये 2,50,000 की जो ज़रूरत है वो पूरी करेंगे। अब ये 3 डिफरेंट प्लान अल्टरनेटिव जिसे हम कह सकते हैं, वो कौन कौन से है वो आपको बताएं। सबसे पहला कहता है कि प्लान नंबर 1 ये कहता है कि हम इशू कर देंगे 25,000 ऑर्डिनरी शेयर। ऑर्डिनरी मतलब कि इक्विटी शेयर्स आप इशू कर देंगे 10 रुपये वाले। ठीक है, पहला प्लान तो इनका यही है कि हम और 25,000 शेयर्स इशू कर देंगे। देखिए 1 लाख शेयर्स तो ऑलरेडी इशूड है। ठीक है, 1 लाख शेयर्स तो पहले से हमारे पास में है ही। 2,50,000 की ज़रूरत है जिसके लिए 25,000 शेयर्स और इशू कर देंगे। पहला प्लान है। दूसरा प्लान ये कहता है कि भाई शेयर इशू नहीं करेंगे, कहता है कि उधार ले लेंगे, बोरो करेंगे। ठीक है, कहते हैं बोरो कर लेंगे मनी, 2,50,000 की ज़रूरत है, 2,50,000 बोरो कर लेंगे जिस पे 8% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट लगेगा। ठीक है, तो दूसरा प्लान है कि भाई बोरो कर लेंगे, 8% के हिसाब से इंटरेस्ट पे कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा एक और प्लान है, ये दूसरा प्लान था आपके पास में, सेकेंड नंबर का प्लान। अब तीसरा एक और प्लान है। कहते हैं तीसरा प्लान ये कहता है कि हम इशू कर देंगे प्रेफरेंस शेयर, 2,500 प्रेफरेंस शेयर इशू कर देंगे, और कहते हैं 100 रुपये वाले ये प्रेफरेंस शेयर रहेंगे जिस पे 8% के हिसाब से आपको डिविडेंड पे करना पड़ेगा। प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड होता है और बोरोइंग पे इंटरेस्ट पे करना होता है। तो 8% यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर का जो रेट है वो डिविडेंड रेट है। प्रेफरेंस शेयर पे 8% के हिसाब से डिविडेंड पे करना पड़ेगा। आपको पूछा गया है कि अगर हमारा EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अगर EBIT जो है वो 3,12,500 हो। ठीक है, अगर 3,12,500 हो और टैक्स रेट 50% हो, तो आपको ये पूछ रहे हैं कि फाइंड आउट इफेक्टिव EPS। ठीक है, मतलब कि इफेक्टिव EPS मतलब कि आपका सबसे ज़्यादा EPS कौन से अल्टरनेटिव में देखने को मिल रहा है वो बताइए। मतलब कि सीधी सी बात है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा EPS मिलेगा वही अल्टरनेटिव सबसे बेस्ट माना जाएगा। तो 3 अल्टरनेटिव है, तीनों का EPS निकालिए और जिसका भी EPS सबसे ज़्यादा होगा वही बेस्ट प्लान माना जाता है। तो आइए तीनों प्लान के हिसाब से हम EPS निकालते हैं। इसके लिए हमें एक फॉर्मेट प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, जो हम प्रिपेयर कर लेते हैं। पर्टिकुलर, सबसे पहले यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट इस तरीके से हेडिंग दे देते हैं। इनकम स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी का नाम दे रखा है तो कंपनी का नाम लिख लेंगे। अगर कंपनी का नाम नहीं दिया है तो फिर कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे कंपनी का नाम आई थिंक नहीं दिया था, सिर्फ और सिर्फ फर्म कहा था, तो बस इनकम स्टेटमेंट इस तरीके से हेडिंग दे दूंगा। इससे आगे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। इनकम स्टेटमेंट आपके पास में, इनकम स्टेटमेंट। ठीक है जी, इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पर्टिकुलर। तो पर्टिकुलर का एक कॉलम बना दिया, और दूसरे कॉलम डिपेंड करते हैं कितने अल्टरनेटिव से, जितने अल्टरनेटिव हो गए उतने कॉलम बनाने हैं, बस बात ख़त्म। तो यहाँ पे 3 अल्टरनेटिव है तो मैं 3 कॉलम बना दूंगा और हमारा फॉर्मेट ख़त्म। तो कहते हैं अल्टरनेटिव्स, अल्टरनेटिव कई बार प्लान वर्ड यूज़ कर लेते हैं, तो जो भी आपके पास में यूज़ हुआ है वही हम यहाँ पे वर्ड यूज़ करेंगे। तो अल्टरनेटिव्स जिसमें 1 आपके पास, अल्टरनेटिव 1, अल्टरनेटिव 2,
और अल्टरनेटिव 3 आपके पास में, ठीक है। टोटल 3 अल्टरनेटिव है और यहाँ पे जो भी अमाउंट लिखेंगे वो इन रुपीज़ लिखेंगे, ये सबसे पहले हम बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपके पास में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। लाइंस ड्रॉ कर देते हैं और फिर सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। लीजिए हमने यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट को पूरा प्रिपेयर कर लिया है। अब एक एक करके सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ईबीआईटी आपको गिवन है तो ईबीआईटी से ही स्टार्ट हो जाएगा। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसे हम शॉर्ट में ईबीआईटी कहते हैं, तो ईबीआईटी से ही स्टार्ट कर देंगे। ईबीआईटी आपके पास में ऑलरेडी गिवन है और ईबीआईटी फर्म का होता है, ठीक है। तो हर एक अल्टरनेटिव के लिए ईबीआईटी तो हर बार सेम ही रहेगा। तो हर एक अल्टरनेटिव के लिए ईबीआईटी का अमाउंट सेम है और वो कितना गिवन था, 3,12,500, ठीक है। तो 3,12,500 हमें हर एक में लिख देना है। आइए 3,12,500 हर एक अल्टरनेटिव में लिख दो। 3,12,500, यहाँ पे भी 3,12,500 और यहाँ पे भी 3,12,500। लो जी, कंप्लीट, ठीक है। सबसे पहले हमने ईबीआईटी लिख दिया। अब फॉर्मेट सबसे पहले पूरा कर दीजिए ताकि हमें फिर कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। ईबीआईटी में से उसके बाद क्या होता है, इंटरेस्ट माइनस होता है। जैसे ही इंटरेस्ट माइनस करेंगे आप, जो है जैसे ही आप इंटरेस्ट माइनस करते हैं, इंटरेस्ट माइनस करने पे आपको मिल जाता है अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स में से अगर आप टैक्स माइनस कर देते हैं तो आपको मिल जाता है अर्निंग आफ्टर टैक्स। आपको मिल जाता है अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस डिविडेंड सबसे पहले दिया जाता है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस होता है, ठीक है। प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड देने के बाद जो भी अर्निंग बचती है उसे हम कहते हैं अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ इक्विटी, ठीक है। लीजिए अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, और अगर इसे डिवाइड बाय कर दो नंबर ऑफ शेयर्स से, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स से डिवाइड बाय कर दो तो आपको जो मिलता है उसे हम कहते हैं ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, जो इस क्वेश्चन ने पूछा है, जो इस क्वेश्चन का आंसर है लास्ट, ठीक है, जो इस क्वेश्चन का लास्ट आंसर है। तो एक एक करके सबसे पहले लिखते हैं इंटरेस्ट। भाई अल्टरनेटिव 1 में कोई इंटरेस्ट बन रहा है क्या, यह बताइए। अल्टरनेटिव 1 क्या था सर, अल्टरनेटिव 1 था कि हम इशू कर देंगे इक्विटी शेयर्स, ठीक है। तो ये अल्टरनेटिव 1 जो है वो इक्विटी की बात कर रहा था। इक्विटी पे कभी भी इंटरेस्ट पे करना होता ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले अल्टरनेटिव में कोई इंटरेस्ट नहीं बनेगा। दूसरा अल्टरनेटिव कौन सा था, दूसरा अल्टरनेटिव था बोरोइंग करेंगे, तो इस पे इंटरेस्ट बनता है आपके पास में, ठीक है। दूसरा अल्टरनेटिव है बोरोइंग्स, तो यहाँ पे बोरो शॉर्ट में लिख देते ताकि फिर आगे दिक्कत ना आए। और थर्ड अल्टरनेटिव कहते हैं प्रेफरेंस शेयर इशू कर देंगे, तो यहाँ पे भी कोई इंटरेस्ट नहीं बनता, हाँ, लेकिन यहाँ पे डिविडेंड ज़रूर बनेगा। प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस डिविडेंड ज़रूर बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अल्टरनेटिव की बात करें, इक्विटी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, इक्विटी पे कोई इंटरेस्ट पे करना ही नहीं होता। हाँ, लेकिन अल्टरनेटिव 2 की बात करें तो इस पे इंटरेस्ट ज़रूर पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा, कहते हैं आपके पास में कि जितना आपने बोरोइंग करा उस पे 8% इंटरेस्ट पे करना है, ऐसा क्लियरली यहाँ पे बोल रखा है। 8% आपको इंटरेस्ट पे करना है। कितना बोरो कर रहे हो, 2,50,000, तो 2,50,000 इंटू 8%, 2,50,000 इंटू 8% मतलब कि 20,000 रुपीज़ आपके पास में क्या आ गया, इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया, ठीक है, इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया। लीजिए, तो ये पॉइंट आपके पास में ख़त्म। और थर्ड में भी कोई इंटरेस्ट नहीं बनेगा, प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड पे होता है, इंटरेस्ट नहीं, ठीक है। चलिए ये पॉइंट भी आपके पास में कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद आपके पास में आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है पॉइंट,
ये हमने लाइन को इस तरीके से ड्रॉ कर दिया है। आगे कहते हैं जैसे ही इंटरेस्ट माइनस करोगे आपको अर्निंग बिफोर टैक्स मिल जाएगा। अर्निंग बिफोर टैक्स मिल जाएगा, यहाँ पे तो वही अमाउंट रहेगा क्योंकि इंटरेस्ट तो था ही नहीं, 3,12,500। यहाँ पे 3,12,500 में से 20,000 माइनस करेंगे तो -20,000, तो यहाँ पे आपके पास में आंसर आ जाएगा 2,92,500। लीजिए करेक्ट। इसके बाद कहते हैं यहाँ पे भी 3,12,500 ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे भी कोई इंटरेस्ट बनता ही नहीं था। लो जी, ये पॉइंट भी आपके पास में ख़त्म। इसके बाद कहते हैं टैक्स माइनस करिएगा। टैक्स रेट ऑलवेज क्वेश्चन में गिवन होता है, यहाँ पे भी आपको गिवन है। देखिए 50% टैक्स रेट है, ऐसा क्वेश्चन ने कह रखा है। तो एट द रेट 50% टैक्स रेट आपके पास में है, तो 50% आपको माइनस करना है, ठीक है, टैक्स रेट, और फिर आपको आंसर लेके आना है। अर्निंग आफ्टर टैक्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से इसका आंसर निकालिए और आंसर ख़त्म करिए, ठीक है जी। चलिए, तो यहाँ पे ये हमने लाइन थोड़ी सी इस तरफ ड्रॉ कर दी है, अब सॉल्यूशन हो जाएगा। कहते हैं टैक्स रेट 50% है, पहले तो 3,12,500 है, तो 50% टैक्स लगेगा, इंटू 50% करेंगे तो आपके पास में टैक्स का अमाउंट आ जाएगा। कितना अमाउंट आ रहा है? अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे 1,56,250, 1,56,250 इतना टैक्स कटेगा, माइनस होगा। और जैसे ये माइनस होगा आपके पास में कितना बच जाएगा? उतना ही अमाउंट, क्योंकि 50% टैक्स कटा है तो 50% आपके पास में अमाउंट बचेगा। लो जी, इसके बाद कहते हैं 2,92,500 है, 50% टैक्स लगेगा तो इंटू 50% करेंगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 1,46,250। और जैसे ही ये अमाउंट कटेगा कितना बच जाएगा? उतना ही अमाउंट, 1,46,250, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे भी 50%, मतलब कि यहाँ पे सेम 1,56,250, 1,56,250। लो जी, ठीक है जी। तो ये माइनस करेंगे तो आपका आंसर भी वही आएगा, 1,56,250। लो जी, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आपके पास में आ गया। अब माइनस होता है प्रेफरेंस डिविडेंड, लेकिन अल्टरनेटिव 1 की बात करें तो प्रेफरेंस शेयर तो कोई इशू करे ही नहीं है, तो प्रेफरेंस शेयर है ही नहीं, तो प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं आएगा। दूसरा अल्टरनेटिव बोरोइंग है, मतलब कि इसमें तो बोरो किया था। बोरोइंग पे कभी भी प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं होता, उस पर तो इंटरेस्ट होता है, और इंटरेस्ट की कैलकुलेशन तो ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं हम। यहाँ पे कोई प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, तो यहाँ पे भी डैश। थर्ड अल्टरनेटिव की बात करें तो हाँ जी सर, यहाँ पे तो हमने प्रेफरेंस शेयर इशू करे थे, और प्रेफरेंस शेयर इशू करोगे तो उस पर डिविडेंड बनता ही बनता है, ठीक है। डिविडेंड कितना होगा वो क्वेश्चन बताएगा, जबकि यहाँ पे देखें तो 2,500 प्रेफरेंस शेयर हमने इशू करे थे, क्वेश्चन नहीं बताया था, 100 रुपीज़ वाले हैं। और कहता है देखिए डिविडेंड रेट 8% है, क्वेश्चन खुद आपको ये बात बताएगा, ठीक है। तो कहता है 8% डिविडेंड रेट है और 2,500 प्रेफरेंस शेयर है 100 रुपये वाले। तो सीधी सी बात है, डिविडेंड कैसे निकलता है? 2,500 शेयर है 100 रुपये वाले, तो इंटू 100 और इंटू 8%, तो आपको डिविडेंड का अमाउंट मिल जाएगा 20,000 रुपीज़, ठीक है। तो 20,000 डिविडेंड का अमाउंट बनेगा, जो हम यहाँ से माइनस करेंगे। लीजिए, तो यहाँ पे अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, यहाँ पे तो सेम रहेगा 156,250, ठीक है। यहाँ पे 146,250 सेम रहेगा, यहाँ पे 20,000 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 156,250 माइनस 20,000, तो यहाँ पे आपके पास में आंसर आ जाएगा 1,36,250, ठीक है जी। ये आपके पास में आंसर। इसके बाद कहते हैं नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दो, आपके पास में क्या आंसर आ जाएगा? आपके पास में आंसर आ जाएगा EPS, जो आपके क्वेश्चन ने पूछा है। बताइए नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? सर कहते हैं कि सर नंबर ऑफ शेयर्स में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 1 लाख शेयर्स तो पहले से ही है हमारे पास में, 1 लाख आपके पास में शेयर्स पहले से ही है हमारे पास, ठीक है। जो भी एक्स्ट्रा इशू करे हैं
उसमें ऐड कर देना। तो 1 लाख शेयर्स तो पहले से ही है। अब अल्टरनेटिव 1 की बात करें तो हमने 2,50,000 की जो ज़रूरत थी, ये 2,50,000 की जो एक्स्ट्रा ज़रूरत थी, उसके लिए हमने अगर इक्विटी इशू करे है तो वो शेयर्स बढ़ जाएंगे। तो कहते हैं 1 लाख शेयर्स तो पहले से ही थे, अल्टरनेटिव 1 में हमने इक्विटी और इशू करे। तो कितने इक्विटी इशू करे? तो कहते हैं अल्टरनेटिव 1 में 25,000 और शेयर इशू करे थे, इक्विटी शेयर्स। यहाँ पे केवल और केवल इक्विटी शेयर्स लिए जाएंगे। तो कहते हैं 1 लाख तो पहले से थे, 25,000 और आ गए, तो 1 लाख प्लस 25,000, 1,25,000 आपके पास में शेयर्स हो गए। तो यहाँ पे 1,25,000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है जी। 1,25,000 से डिवाइड करेंगे तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितना है? 156,250 डिवाइड बाई 1,25,000। तो यहाँ पे ईपीएस आपके पास में आ गया ₹1.25। ठीक है जी। उसी तरीके से सेकेंड अल्टरनेटिव देखिए, कहते हैं 1 लाख शेयर्स तो पहले से ही थे, 1 लाख शेयर्स तो पहले से ही थे। दूसरे इक्विटी इशू करे हैं क्या? नहीं सर, दूसरे अल्टरनेटिव में हमने कोई इक्विटी नहीं इशू करा, हमने तो बोरोइंग करा था। तो दूसरे अल्टरनेटिव में इक्विटी कोई नहीं है। तो 1 लाख जो पहले शेयर्स थे क्या उतने ही रहेंगे? सर बिल्कुल, 1 लाख शेयर पहले थे उतने ही रहेंगे, क्योंकि नए इक्विटी शेयर्स तो हमने इशू करे ही नहीं। तो 1 लाख शेयर ही रहेंगे और आपके पास में 146,250 डिवाइड बाई 1 लाख। तो यहाँ पे आपके पास में आंसर आएगा 1.4625। क्लियर? ओके सर, बिल्कुल क्लियर। थर्ड अल्टरनेटिव में बताइए, कहते हैं 1 लाख शेयर्स तो पहले से ही थे, इतना तो समझ आता ही है सर, एकदम से क्लियर है। कहते हैं 1 लाख शेयर्स तो पहले से ही है सर, दूसरे कितने इशू करें? तो कहता है सर दूसरे इशू करे ही नहीं है। ध्यान रहे यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स जब बोलता हूँ तो ये इक्विटी शेयर्स की बात होती है। प्रेफरेंस शेयर इशू करे वो यहाँ पे नहीं आते। प्रेफरेंस शेयर नंबर ऑफ शेयर्स में नहीं आते। नंबर ऑफ शेयर्स का मतलब होता है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टोटल कितने हैं। ठीक है, तो थर्ड अल्टरनेटिव में हमने कोई नए इक्विटी शेयर इशू नहीं करे हैं। 1 लाख पहले के जो थे वो थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम वे आपके पास में 1 लाख इक्विटी शेयर्स ही रहेंगे। तो 1 लाख इक्विटी शेयर्स आपके पास में, 1 लाख इक्विटी शेयर्स आपके पास में। तो 1,36,250 डिवाइड बाई 1 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे ईपीएस आ गया 1.3625। ठीक है, 3625। सबसे ज़्यादा आपके पास में हमें ईपीएस कहाँ पे दिख रहा है? सबसे ज़्यादा ईपीएस कौन से अल्टरनेटिव में दिख रहा है? सर सबसे ज़्यादा ईपीएस अल्टरनेटिव 2 में दिख रहा है। देखिए ज़रा, अल्टरनेटिव 2 में दिख रहा है सर, बिल्कुल दिख रहा है। कहते हैं सबसे ज़्यादा ईपीएस जहाँ पे होता है वही बेस्ट अल्टरनेटिव माना जाता है। अच्छा, यहाँ पे कमेंट करने के लिए पूछा नहीं है। अगर कमेंट करने के लिए पूछा होता तो हम यहाँ पे कहते कि अल्टरनेटिव जो 2 है, ठीक है, अल्टरनेटिव 2 है वो बेस्ट आपका अल्टरनेटिव माना जाएगा बिकॉज ऑफ हाईएस्ट ईपीएस एज कंपेयर टू अदर अल्टरनेटिव। ऐसे सेंटेंस लिख के आएंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी है आपके मॉड्यूल में। आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वहाँ पे लिखा होगा कि सर ईपीएस तो निकालिए ही निकालिए, कमेंट भी करिए कि कौन सा बेहतर है। तो जब कमेंट पूछा जाता है तो एक सेंटेंस लिख के आते हैं बस, और सेंटेंस में बिल्कुल इसी तरीके से लिख के आते हैं। यहाँ पे अगर पूछा होता तो आप यहाँ पे सेंटेंस किस तरीके से लिख के आएंगे? सेंटेंस लिख के आएंगे कि सर अल्टरनेटिव 2 इज़ द बेस्ट अल्टरनेटिव बिकॉज ऑफ हाईएस्ट ईपीएस, और ईपीएस में फिर ब्रैकेट में लिखेंगे ₹1.4625 एज कम्पेयर टू अदर आपके पास में अल्टरनेटिव्स। ठीक है, इस तरीके से आपके पास में पूरे का पूरा सॉल्यूशन ख़त्म होता है। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रहे, जैसे कि हमने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करी उसको हमें दिखाना पड़ता है। कैलकुलेशन डायरेक्ट 20,000 नहीं दिखा सकते। आप चाहे तो यहाँ पे ब्रैकेट में नीचे दिखा सकते हैं या फिर मेरी तरह यहाँ पे वर्किंग नोट बना सकते हैं। वर्किंग नोट मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ पर जगह नहीं थी। आप जब बनाएंगे, ठीक है, ये फॉर्मेट, तो यहाँ पे नीचे जगह रख सकते हैं और नीचे ही कैलकुलेशन दिखा सकते हैं। मैं यहाँ पे वर्किंग नोट में दिखा देता हूँ एक एक चीज़ को। ठीक है, वर्किंग नोट आपके पास में, और वर्किंग नोट नंबर 1 में इंटरेस्ट की कैलकुलेशन दिखा देता हूँ। सर इंटरेस्ट कैसे आया? इंटरेस्ट में जो 20,000 दिख रहा है, ठीक है, वो कैसे आया? तो कहता है ₹2,50,000 आपने उधार लिया, जिस पे 8% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ा। ठीक है, तो 2,50,000 इंटू 8% मतलब कि 20,000 इस तरीके से आया था। 20,000 जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो इस तरीके से आया था। ठीक है, और यहाँ पे आपको रेफरेंस दे देना है
वर्किंग नोट नंबर 1 देख लीजिए इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे आप जो है वर्किंग नोट नंबर 1 का रेफरेंस दे देंगे कि वर्किंग नोट नंबर 1 देख लो भाई कि 20,000 कैसे आया। इस तरीके से ही हमने एक और कैलकुलेशन करी थी प्रेफरेंस डिविडेंड, उसके लिए वर्किंग नोट नंबर 2 का रेफरेंस दे दो, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 2 कि भाई वर्किंग नोट नंबर 2 आप देख सकते हैं, ठीक है जी। तो वर्किंग नोट नंबर 2 में हम प्रेफरेंस डिविडेंड की बात कर देंगे। तो कहते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है। प्रेफरेंस डिविडेंड एग्ज़ाम में शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं हो सकता, ये तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपकी टाइम बचाने के लिए। बेसिकली एग्ज़ाम में शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं हो सकता। 2,50,000 हमने प्रेफरेंस शेयर इशू करे थे, 2,50,000 के 8% के हिसाब से उस पर डिविडेंड रेट था, जिससे 20,000 आपके पास में प्रेफरेंस डिविडेंड का अमाउंट आ जाता है, ठीक है। और थर्ड वर्किंग नोट में मैं दिखाऊंगा ये वाला पॉइंट, नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो वर्किंग नोट नंबर 3 का रेफरेंस यहाँ पे दे दूंगा। वर्किंग नोट नंबर 3 देख लीजिए, नंबर ऑफ शेयर्स कैसे आए, ठीक है। तो कहते हैं नंबर ऑफ शेयर्स में अल्टरनेटिव 1 की बात करूं, अल्टरनेटिव, ठीक है। और यहाँ पे अल्टरनेटिव 1, 2 और अल्टरनेटिव आपके पास में 3। और यहाँ पे मैं कॉलम इस तरीके से एक टेबल ही ड्रॉ कर देता हूँ, जो एग्ज़ाम में बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जहाँ पे मैं लिखूँगा एग्जिस्टिंग शेयर्स और प्लस आपके पास में न्यू शेयर्स, ठीक है। अगर अल्टरनेटिव 1 की बात करूँ तो 1 लाख तो शेयर्स एग्जिस्टिंग है, वो तो हर एक अल्टरनेटिव में रहेंगे क्योंकि वो तो पहले से इशू है, ठीक है। वो तो पहले से इशू कर रखे, तो 1 लाख शेयर्स तो रहने ही रहने हैं हर एक अल्टरनेटिव, कोई भी अल्टरनेटिव की बात करो, क्योंकि 1 लाख तो हमने पहले से इशू कर रखे। न्यू कितने इशू करे, तो कहते हैं अल्टरनेटिव 1 में हमने न्यू 25,000 इशू करे थे, 25,000। दूसरे किसी में भी हमने इक्विटी शेयर इशू करे ही नहीं थे, दूसरे किसी में भी हमने अल्टरनेटिव में इक्विटी शेयर इशू करे ही नहीं थे। तो यहाँ पे बन जाता है 1,25,000 शेयर्स, यहाँ पे 1 लाख शेयर्स, और यहाँ पे भी आपके पास में 1 लाख शेयर्स, ठीक है जी। तो ये पूरे का पूरा तरीका होता है आपके पास में वर्किंग नोट दिखाने का, ठीक है, और इसको आंसर को प्रेजेंट करने का, ये पूरे का पूरा तरीका। अच्छा, कमेंट पूछा हो तो कमेंट मैंने जैसे बताया उस तरीके से ही आप लिख सकते हैं। एग्ज़ाम में अगर कमेंट पूछा है, वैसे आगे आएंगे तब कमेंट भी हम देख लेंगे किस तरीके से हम लिखते हैं, लेकिन जैसे ही मैंने आपको बताया उसी तरीके से 1 लाइन आप जो है कमेंट लिख के आएंगे, ठीक है। वो आगे प्रैक्टिस हो जाएगी आपके पास में। बहुत सारे क्वेश्चन है, कमेंट करिए, इस तरीके से लिखा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरे का पूरे ये सॉल्यूशन हो जाता है इलस्ट्रेशन नंबर 11 का। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 12।